बुरहान वानी जो है वो एक मतलब उसने टेररिज्म को एक बड़े अलग तरीके से ग्लैमराइज कर दिया था। और ये सब मतलब आईएसएस से इंस्पायर्ड था। अगर आप याद करें तो उस जमाने में क्या था कि आईएसएस का जो भी आदमी जाता था वो सुसाइड अटैक के लिए वो मतलब एक वीडियो निकालता था और वीडियो में वो पूरी रिकॉर्डिंग करता था और फिर वो अपना विल भी बताता था उसकी क्या मतलब आगे क्या होना चाहिए और फिर वो अटैक किया। तो उसको देखिए देखिए मतलब उससे पहले कभी भी इस तरह की बात नहीं होती थी। कभी मिलिटेंट जो खुले आम आके मीडिया में मतलब इंटरव्यू दे जाके दिखाई ये सब चीजें नहीं होती थी। तो बुरहान वानी मतलब शक्ल सूरत से भी अच्छा था, बोलने वाला भी अच्छा था, तो उसने फिर आके पहली दफा ये चीज ग्लैमराइज की। महबूबा मुफ्ती को मालूम था कि बुरहान वानी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है? उनको मालूम था या नहीं मालूम था उससे क्या फर्क पड़ता है मतलब उनको पता होता है या नहीं पता होता उससे क्या फर्क पड़ता है। मगर खैर मतलब आपको लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है सिक्योरिटी फील्ड पे और चीफ मिनिस्टर को न पता हो जाए? ये बात आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं सर। मैंने अभी आपके सामने शब्द इस्तेमाल किए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टोल्ड टू द चीफ मिनिस्टर। क्योंकि उस वक्त भी जो ये सवाल उठाया था कि क्या उनको पता है कि नहीं पता है, दैट वाज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट हर, जो हुआ। बुरहान वानी का एनकाउंटर लेजिटिमेट टारगेट थे वो, लेकिन आपको हटा दिया गया। जो हमने सुना है वो ये कि महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी कि आप कश्मीर में उस पोस्ट पे रहें। क्या आपको इस बात की जानकारी होगी? जाहिर है आपको भी ऐसा कुछ शको शुबा रहा होगा। नहीं, वो शको शुबा की बात नहीं है, मतलब फैक्ट तो यही है कि उसके बाद तो मैं एनएससीएस में दिल्ली आ गया, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे डोवल साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे उतना पता है, बाकी यह है कि उनके पीछे उनका क्या सेंटिमेंट था क्या नहीं था, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, जिसमें जो आप बात कह रहे हो वो भी सामने। नमस्कार, राइटर रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम आज बात कर रहे हैं एसएम सहाय साहब से। एसएम सहाय साहब हमारे से पहले भी जुड़ चुके हैं और हमने उनसे बात किया था कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा को इन्फिल्ट्रेट करके वहां पर कुछ सिम कार्ड्स भेजे गए और वो सिम कार्ड बाद में लश्कर ने 26/11 मुंबई हमले में इस्तेमाल किए। लेकिन आज हम सहाय साहब से पूछेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। सहाय साहब जम्मू कश्मीर कैडर से ताल्लुक रखते हैं। 1987 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया था। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली पोस्टिंग वैली में कहां पर हुई और कब हुई, और वहां पे उस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे? मेरी पहली पोस्टिंग तो एज एएसपी हेडक्वार्टर कठुआ हुई थी और वो बड़ी शांत जगह थी, मगर उस वक्त तक हालात जो है वो कश्मीर के बिगड़ने लगे थे। तो जब मैं वहां पे अपना प्रोबेशन करता था डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हालात बिगड़े हुए थे। तो हमारे जो एसपी साहब थे उस वक्त डोडा के, उनको पोस्ट कर दिया गया श्रीनगर में। तो वहां पे एक माहौल ये बन गया था कि पुलिस फोर्स के अंदर एक बहुत ज्यादा भय बैठ गया था। ऐसे जो उन्होंने हमारे एक एसएचओ होते थे मैसूमा के, उनका मस्जिद नमाज पढ़ के जब निकल रहे थे तो उनका कत्ल कर दिया गया था। तो किया था वो जेके वालों ने, यासीन मलिक और गैंग। तो उससे पता नहीं कुछ एक ऐसा भय बैठ गया कि पुलिस जो है वो काम करने में हिचकिचाने लगी। तो राजेंद्र साहब जो हमारे एसपी थे वो बाद में डीजी में बने, उनको वहां भेजा गया। तो वो तब तक मेरी पोस्टिंग के करीब 3-4 महीने गुजर गए थे। उनका फोन आया मेरे पास, कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, वहां के हालात बहुत खराब हैं, तुम्हारी क्या राय? मैंने कहा जैसे आप कहेंगे। नहीं, तुम जहां बैठे हो वहां तो बड़ी आराम की नौकरी है।
मैंने कहा देखिए जनाब, बात असल में ये है कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे बाप जो है वो वर्ल्ड वॉर टू भी लड़ चुके हैं, 65 की जंग भी लड़ चुके हैं, 48 की भी लड़ चुके हैं। तो अगर घर में ये किसी को पूछा जाएगा कि साहब कश्मीर में मोर्चा बंधा हुआ था और आप कहाँ थे, तो मुझे ये बड़ा मुश्किल होगा कहने के लिए कि मैं पीछे बैठा हुआ था। तो आप जैसा कहेंगे, हालात खराब ही तो आएंगे, निपटनी थी। तो खैर मेरी पोस्टिंग जो है उस वक्त होनी थी श्रीनगर में। सर, इससे पहले आपने कभी कश्मीर गए थे घूमने के लिए परिवार के साथ? तो वो एक अच्छा बात, एक अपने आप में एक बड़ा अजीब किस्सा वो भी सुनाई देता हूँ जब आप बात कर रहे हैं। मैंने अपना इम्तहान पास कर लिया था और रिजल्ट का इंतजार था। हमारी बहन के एक बैचमेट थे, वो उस वक्त मुफ्ती सईद टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनके पीएस थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुमने अभी बड़ी मेहनत करी है, एग्जाम दिया है, वो तुम काफी थके होगे, चलो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो मैं चला गया श्रीनगर घूमने के लिए। श्रीनगर घूमने के लिए गया तो खैर वो उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। घूमा वामा, मुझे स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया, मुझे गाड़ी भी दे दी गई और घूमते मानते बात की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, 87 मैं ये बात कर रहा हूँ 87 की बात। हाँ, 87। रिजल्ट नहीं निकला था, मैं घूमने निकला था। जी जी जी। रिजल्ट अवेटेड था कि आने वाला है। तो हमारे जो दोस्त है उनने जो है वो मुझको ले गए टीआरसी में। टीआरसी में एक गजीबो टाइप ऑफिस बना होता था, उसमें बैठते थे डायरेक्टर डीजी टूरिज्म, और वो थे उस वक्त मिस्टर राजीव डचन, वो भी आईपीएस अफसर थे। अब क्योंकि मुफ्ती साहब टूरिज्म मिनिस्टर थे तो ये अपने उनके जो ठाकुर साहब हमारे दोस्त जो थे वो ले गए मुझको वहां पे। तो उन्होंने ऐसी बातों में कहा कि देखिए सर, ये लड़का जो है ये आईपीएस में आएगा और इसको जेल के मिलेगा। रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। ऐसा करना था कि मैं आईपीएस में आया और मुझे जेल के कैडर ही मिला। तो खैर आप जो पूछ रहे थे कि मैं पहले कश्मीर गया था कि नहीं गया था, गया भी था। और वहां पे मेरा जो भविष्य बनने वाला था वो मेरे दोस्त के मुंह से निकल गया है। खैर वो उसके बाद हम लोग पहुंचे तो ये हुआ कि सब आपको श्रीनगर लगाया जाएगा। तब तक क्या हुआ कि उड़ी में हमारे जो एसडीपीओ साहब थे मिस्टर मिश्रा, उनके ऊपर कुछ उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन जो खराब होने लगी, क्योंकि उनका ड्राइवर जो था वो थाने में बैठ के उसके टांग में गोली आई थी। तो ये हुआ कि साहब ये जो है वो खतरा है, तो उनको हटाने की बात हुई कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुझे श्रीनगर के बजाय मुझे उड़ी भेज दिया गया, मैं चला गया। तो मेरी पहली पोस्टिंग वहां पे थी और मेरा पहला एक्सपोजर जो है फिर वो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के साथ वहां पे हुआ। फिर मैंने खुद अपनी मतलब कुछ ऑपरेशन भी करे, वेपन भी रिकवर किए, मगर ज्यादातर काम जो है वहां पे बीएसएफ और आर्मी भी करती थी। क्योंकि हमारे पुलिस वालों के बारे में मुझे जरूर कहेंगे कि खबर अच्छी ला के देते थे, मेहनती लोग थे। मोरल डाउन था ये मेरी था, मगर मुझे लगता है कि उनसे अगर ठीक तरीके से बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनको किया जाए तो मोरल भी अप हो जाता है। हम लोगों ने फिर दर्जा बदर्जा मतलब धीरे धीरे जो है वो अपनी नौकरी के दौरान हासिल किया। डेमोक्रेटिक गवर्नर का राज हो चुका था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, या गवर्नर का राज आ चुका था? नहीं, गवर्नर का राज लग गया था। गवर्नर का राज लग गया था। जगमोहन साहब जो थे वो गवर्नर थे वहां पे। तो ये सिचुएशन थी। तो मतलब ये कहते थे कि बारामूला के बस अड्डे पे आवाज लगाई जाती थी, पिंडी 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 पिंडी, मतलब रावलपिंडी कौन जाना चाहते हैं। और उसी तरह से कहते हैं कि उधर मुजफ्फराबाद में आवाज लगाई जाती थी, मुल्ला 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 मुल्ला, बारामूला कौन जाना चाहते हैं। इस तरह का एक्सफिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन होती थी उस जमाने में। कुछ महीनों के बाद जब श्रीनगर की सिचुएशन और बिगड़ने लगी तो वहां पर रोज जुलूस निकलते थे, रोज सड़क पर लोग आते थे, और मतलब इस हद तक कि कभी कभी हमें गवर्नर को राजभवन से लेके सेक्रेटेरिएट पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। तो फिर मेरी पोस्टिंग जो है वो एसडीपी कोठी बात की गई। वो श्रीनगर का बिल्कुल जो कहते हैं हार्ट श्रीनगर है, ये सब जहाँ पर लाल चौक भी पड़ता है, बादशाह चौक भी पड़ता है, रेजिडेंसी रोड भी है, और मेन मार्केट जो श्रीनगर की वजह पे पड़ते हैं। तो एक जगह रोकना चाहूंगा, ये 89 की ही बात है, वीपी सिंह की सरकार बनी थी और रूबिया सईद का किडनैपिंग हुआ था। उस वक्त आप वैली में आ चुके थे
या तब उस वक्त जम्मू में ही थे? नहीं, रुबिया सईद की जब किडनैपिंग हुई थी तो मैं वैली में नहीं आया था, और उसके थोड़े दिन बाद ही आया था। लेकिन जब आप वैली में पहुंचे तो आप लोगों को वहां पे ब्रीफिंग हुआ होगा और आप लोगों ने आपने वहां पे लोगों से बात भी किया होगा। रूबिया सईद का अपहरण और उसके बाद जिस तरीके से टेररिस्ट को छोड़ा गया, उसने माहौल खराब करने में कितना काम किया? मतलब रुबिया सईद के किडनैपिंग से एक बहुत बड़ा धक्का जरूर पहुंचा था, और उसको छोड़ने के लिए एक मतलब जोश जरूर आया था लोगों में, मगर वो जोश काफी जल्दी ठंडा भी हो गया, क्योंकि हम मतलब उस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट था, और हमारे फोर्सेस थे, और गवर्नर का जो बड़ा क्लियर डायरेक्शन था कि इस तरह की चीजें जो है वो अलाउ नहीं करनी, तो उसको बड़े सख्ती से दबाया गया था। तो वो थोड़े दिन चला, मगर वो मतलब जल्दी खत्म हो गया था। जुलूस निकलते थे। पुराना एक गाना है मूवी का, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा तूफान का। आज जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की हालत, तो उस वक्त तो बिल्कुल तूफानों से किश्ती निकल रही थी। तूफान था, मतलब ये कि हम लोग सुबह मतलब निकलते थे कोई 6-6:30 बजे डिप्लॉयमेंट देखने के लिए, फिर दिन का खाना कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं होता था। शाम तक जरूर हम लोग वापस आते थे, तो देर रात खाना मिल जाता था, तो मौका मिल जाता था। वो थे हालात कुछ उसी तरह के थे। मैं ये जरूर कहूंगा कि मतलब फोर्सेस ने बड़ी मेहनत करी, और हमारे जेएन की पुलिस भले ही वो मतलब थोड़ा सा सहम गई थी, मगर काम उन्होंने बहुत अच्छा किया उस वक्त। मुझे याद है कि उस वक्त हमारे डीजी होते थे जेएन सक्सेना साहब, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत छोटा अफसर था, डीजी थे वो, 1960 बैच के थे, मैं 87 बैच का था, तो वो पूरी एक जनरेशन का फर्क था उनमें मुझमें। उन्होंने एक अच्छी बात थी कि बुलाकर वो बातचीत वगैरह कर लेते। तो मैं बुला पूछा, बताया, तो मैंने की बात रखी। उन लोग बड़ी समझदारी की बात कही मुझे। उन्होंने कहा कि जब ये जो पुलिस फोर्स है, आपको बनियान सहनी लगे, मगर आपको इनकी जो महत्वता है वो तब समझ में आएगी जब वो यहाँ नहीं होंगे। वो यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए। वैसे मैं आपको इसलिए मिसाल के तौर पर दे रहा था कि उस बहुत परेशानी वाले आलम में, मतलब जहां पे इतने हालात खराब हो गए थे, तो उसमें भी मतलब इंस्टीट्यूशंस जो है सरकार को जो तो करके खड़े रहे। मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई उस वक्त वो ये था कि वहां पे आईपीएस अफसर जो है वो पोस्ट किए गए। एक चीज मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में उस वक्त की बात है कि आईपीएस अफसर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत थी। उस सिचुएशन में भी मतलब जो है वो ये माना जाता था कि सब ये लोग जो है वो काम करेंगे, और मतलब ईमानदारी से भी काम करेंगे, और मतलब नॉट ओनली लीगल मगर फेयर काम, मतलब इंसानियत पसंद, मतलब ये सब चीजें रखते हुए। इसकी बहुत बड़ी वजह आपकी जो प्रीवियस जनरेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर हु हैड सर्व्ड इन कश्मीर, तो वो क्रेडिट एक्चुअली उनको ही जाता है। हम लोग तो नए नए थे, मगर ये तो उनके जो क्रेडिबिलिटी कमाई हुई चीज थी वो उस वक्त हम लोगों को काफी काम आई। ये मैंने देखा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब मैं एसडीपी कोठीबाग लगा और मैंने पब्लिक आउटरीच करने की कोशिश की, तो लोग आए मिलने के लिए। वो जमाना वो था जब साइन बोर्ड्स के ऊपर लोगों ने पेंट कर दिया था कि आपको गलती से ये भी ना पता चले कि आप किस मोहल्ले में। तो मतलब अब वही है कि मुझको सलाह जो है वो मेरे ही जूनियर लोगों ने दिया था। मेरा पीएसओ था, वो उसी थाने में पहले ड्यूटी करता, तो उसने मुझे कहा कि सर ये हम उनको बुला के लेते हैं, और उसने लाया। उन लोगों से बैठ के मैंने बात करी, और वो धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट बनना शुरू किया। उससे क्या होता है कि जब आपका एक समाज के अंदर एक एक्सेप्टेंस बनती है, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो पुलिस फोर्स के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इन चीजों के साथ धीरे धीरे मतलब यह है कि वो काम हुआ। मतलब उस वक्त गिरफ्तारियां नस्ल के तौर पर काफी बड़े तादाद में होती थी, तो लोगों को ये फिक्र रहती थी कि भाई हमारे बच्चे कहाँ गए।
तो हम लोग उनको मतलब तसल्ली देते थे कि नहीं बच्चे आपके ठीक है, आपके मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे, हम वेरीफाई करके छोड़। अब मिसाल के तौर पे एक इंसिडेंट हुआ था कि मुझे याद है कि मैं पूरे दिन की ड्यूटी करके करीब 4-4:30 बजे अपने घर पहुंचा वहां पे खाना खाने के लिए। तो उसी वक्त वो फोन बजा। फोन जैसे ही बजा तो मेरा एसएचओ जो था कोठी बात का, उसने मुझे फोन पे कहा कि सर मेरे दामाद को और मेरे भतीजे को सीआरपी पकड़ के गई। तो मैंने कहा कि मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जाकर देख लेता हूँ। तो नहीं सर अभी। अब मैं समझ गया था उसकी परेशानी क्या है, तो मैंने वहीं से गाड़ी मोड़ी, चला गया और मैं गया वहां से एक्टिव डिटेंशन सेंटर में। तो मैंने वहां पे जो अफसर इंचार्ज थे उनसे मैंने कहा, मैंने कहा इस तरह से है। तो ठीक है, मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लाया, उसको हवाले कर दिया, मुझे ये रहे दवा ले रहा आपका भतीजा। तो बड़ा वो खुश हुआ। और मुझे याद है कि एक दिन हम अपने ऑफिस से निकले थे और कंट्रोल रूम में बैठे थे, शाम का वक्त। तो शाम के वक्त मतलब लड़कों को भेज दिया था वो खाना ना खा लें, और हम लोग कंट्रोल रूम में अगले दिन की जो क्या डिप्लॉयमेंट करनी है, क्या सिचुएशन बन रहा है उसके बारे में बैठे। तब तक हमको बोलने की आवाज सुनी थी। तो तब करते हुए कंट्रोल रूम में जो लड़के तुमसे पूछे कि क्या हुआ, तो सर वो लगता है कि बर्षा चौक पे फायरिंग हुई थी और बर्षा ब्रिज के ऊपर फोर्सेस फंसी हुई। मैंने कहा वायरलेस पे लाइन में फोन कर दो कि फोर्स आ जाए, और हम एसपीसीटी दोनों निकले अपनी फोर्स लेके गए पुल के ऊपर। खैर गोली चल रही थी, सामने आकर दिख रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो गया। अंधेरे में मैं क्या देखता हूँ कि उधर से उसे एक्टिव वाले चिल्लाने लगी कि देखिए वहां से लोग आ रहे हैं। तो मुझे जब दूर से नजर पड़ी तो मुझे पहचान में आ गया कि मेरा एसएचओ ही होगा। तो मैंने उसको कहा मुझे गोली मत चलाना। मैंने फिर वायरलेस पे कहा, मैंने कहा कि भाई गुलाम रसूल साहब आप उधर क्या कर रहे हैं? कहते हमने सुना था जनाब कि पुल पे फंस गए, तो हम आए थे कि भैया हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो ये मतलब मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि जो पुलिस सहम गई थी, और क्योंकि हमने उनके साथ एक बहुत बड़ा मतलब न्यायिक मतलब एक रवैया अपनाया था, तो वो मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगा, तो वो भी उधर निकल गए। अब आए मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मगर गोली चलती तो वो भी गोली चलाते, मरता तो उनके हाथों से वो भी शहीद हो सकते थे, मिलिटेंट भी मर सकता था। तो ये एक जो उनका जज्बात थी, उनकी जो भावनाएं पैदा होने, मैं समझता हूँ कि उसी से हमने धीरे धीरे सिचुएशन ठीक करी। और इतना धीरे भी नहीं था। मैं जो किस्सा सुना रहा हूँ 90 का है, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं 94 में हम लोगों ने एसओजी खड़ी करके। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमें उस वक्त के जो काउंटर टेरर ग्रिड है उसकी जानकारी दीजिए। क्या सीआरपीएफ वहां पे थी, बीएसएफ भी वहां पर थी, उनमें आपस में स्टेट पुलिस के साथ और आर्मी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन का क्या उस वक्त हालात थे, इसके बारे में अगर आप हमें बता पाएं। और बहुत उस वक्त ये डिटेंशन कैंप्स जो जैसे पापा 2 की बहुत चर्चा होती है, ये उसी टाइम के वक्त की बात है। तो बात आपने बड़ी पुरानी उठा दी, मगर हाँ ये जरूर है कि जब जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त बहुत ही मतलब अफरा तफरी का माहौल था। और मेरे ख्याल से फौज भी आ गई थी। मुझे याद है कि वो 10 गढ़वाल थी, वो सेक्रेटेरिएट में उनका ऑफिस खुला था। सेक्रेटेरिएट तो खैर जो चलता था तो वो वहां नहीं रहते थे, बाकी वो कंट्रोल रूम में रहते थे। बीएसएफ भी लगी थी, सीआरपीएफ भी लगी थी, सबने अपने क्यूआरटीज बना रखे थे। किसी का नाम एसटीएफ था, किसी का कुछ और नाम रखा गया था। और ये लोग बेचारे मतलब कोशिश करते थे इधर उधर घूमते हुए कहीं फायरिंग हो जाए, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था कि श्रीनगर की सड़कों पे मतलब पूरे प्लेटून बना के मिलिटेंट जो है वो चलते थे। तो उसको रोकने के लिए एक पूरी सिक्योरिटी ग्रिड बनाई, मेन रोड्स के ऊपर, गली कोचों के ऊपर बंकर बनाए गए। मतलब सैंड बैग जो होते हैं ना, मतलब बोरियों में रेत भर के उसका एक पूरा बंकर बनाया गया, उसमें जाली लगाई, वहां पर लोग तैनात हुए, उन पर भी हमले होते थे। और मगर ये कि ये मूवमेंट जो है फिर मतलब मिलिटेंट्स का खुला शाला हम निकलना बैठना तो वो बंद किया गया। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई। जब इन्फॉर्मेशन आई तो ऑपरेशन हुए, फिर लोग पकड़े गए, फिर पकड़ के कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। फिर वो धीरे धीरे सिचुएशन है वो ऐसी आ गई कि फिर हाँ हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया।
तो ये इस तरह का माहौल था और इसी तरह से ये चीज कंट्रोल में आई। पंडितों के पलायन की भी बात कर ली जाए, बहुत सारे इस पे इल्जाम लगते रहे हैं कि जो उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ज्यादा कुछ रोकने की कोशिश नहीं की पंडितों को, जब वो जाने लगे तो, या जिस तरीके से पलायन हुआ। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा मदद किया, या बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं भय का माहौल इतना ज्यादा था और जिस तरीके से कत्लो गारत हो रही थी, पंडितों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था वैल्यू छोड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो कहते हैं ना कि जो हाइंडसाइट इज 2020, वो आप अभी कोई चीज बाद में एनालाइज करते हैं तो वो आपको बड़ा क्लियर पिक्चर नजर आता है कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। मगर उस वक्त के जो हाकिम लोग होते हैं या जो अफसर लोग थे उस समय में, जो वहां पे अधिकारी लोग थे, उनके पास क्या ऑप्शन थे, क्या रिसोर्सेज थे, क्या प्रोटेक्शन दे सकते थे, ये सब चीजें उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठा होता। मैं क्योंकि वहां पे था नहीं और मैं बहुत जूनियर लेवल पे था, वो पूरी जो सिचुएशन थी वो मेरे समझ से मतलब आ गई थी। हम एक राय जरूर काम कर सकते हैं, मगर वो जो उस वक्त के गवर्नर साहब के सामने या जो उस वक्त पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी लोग थे वहां पे, बीएसएफ के जो सीनियर अफसर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, एडवाइजर्स थे, उनके सामने एक सिचुएशन वही होगी। हम तो एक बहुत छोटी नजरिए रखने वाले लोग थे उस वक्त, तो वो था, तो उसके सामने आप मुनासिब समझा क्या, मतलब जैसे कहते हैं कि ईमानदारी से फैसला लिया। हाँ, मतलब अगर कोई ने गलत नीयत से फैसला लिया हो तो अलग बात है, मगर लोग जो भी उस वक्त काम कर रहे थे बड़ी अपनी सही नीयत से कर रहे थे। गलत और सही फैसले जो है वो तो होते रहते। मैं इसमें मतलब मैं कोई राय देना जो है वो ठीक नहीं समझता। पंडित वहां पे रहते वो बहुत अच्छी बात होती। डिटेंशन कैंप की बात हो जाए, करिए। क्या आपको लगता है कि वो वक्त की जरूरत थे, लेकिन कश्मीरी साइके पे, वहां के खासतौर पे युवाओं पर, आज जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो लोग अभी भी याद करते हैं कि मैं उस कैंप में था और मेरे साथ ये हुआ। राइट और रॉन्ग के देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, वो ये है कि एक कहावत है अंग्रेजी में कि इन वॉर द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द ट्रूथ। जब लड़ाई होती है, जब जंग छिड़ती है, तो सबसे पहली चीज क्या मानी जाती है? सच्चाई। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि प्रोपेगेंडा शुरू। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की जो बात है, इसको अधिकतर लोगों ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया सरकार के खिलाफ। अगर वो ईमानदारी से उसकी बात करें तो शायद कुछ लोगों का फायदा हो जाए, मगर ज्यादातर क्या होता है कि ये ऐसी संस्थाएं जो हैं उसको मैंने देखा है कि वो उसको इस्तेमाल करती है हथियार। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं सभी ऐसी, बहुत सारी हैं जो ईमानदारी से भी काम करती है, मगर बहुत सारी ऐसी हैं जो इसका जो एक मतलब हमारे जो मुखालिफ लोग हैं, हमारे दुश्मन लोग हैं, उनके हाथ में वो हथियार बन जाते हैं। तो मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि भाई उन लोगों ने क्या कहा और उन्होंने क्या किया। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह का माहौल मैंने आपको बताया, जिस शहर के अंदर वहां पे पेट्रोलिंग हो रही थी, उस हालात में आप क्या करेंगे? तो कहते हैं ना कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली कदम भी उठाने पड़ते हैं। डेस्परेट सिचुएशंस रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स, एंड अगर वो हम लोग नहीं करते हो सकते तो मुझे नहीं लगता है कि सिचुएशन इतनी जल्दी काबू हो जाती। और जहां तक मुझे लगता है कि आप ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किसको कहा जाता है। आज की तारीख में तो आप किसी के यहाँ पे चोरी हो गई तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाता है, यहाँ डाका पड़ गया तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन असल में तब शुरू होता है जब स्टेट किसी गलत काम को डिफेंड करे, क्योंकि गलतियां तो होंगी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये नहीं कि भाई जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार के लोग बैठे हुए हैं सब जो है वो दूध के धुले हुए, उसमें भी लोग गड़बड़ करेंगे और करा, मगर स्टेट ने फिर उसमें एक्शन भी लिया ना, स्टेट ने उसमें करेक्टिव मेजर्स भी लिए। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का डेफिनेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ गलती हो गई, तो किसी ने गलती करी,
मगर क्या आपने उसको डिफेंड किया या नहीं किया, सवाल वो उठता है। तो ये सब जो बातें उस वक्त उठी हैं, बहुत सारी केसेस उठे, पवन पुष्परा का मामला उठा जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल गलत साबित होता है। मतलब जिस तरह के इल्जाम वहां पर आरोप लगे थे हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर, वो मतलब उसको पढ़ के ही लगता था कि ये संभव नहीं, मगर तब भी लगाया गया। और आज भी आप देखिए हर मानवाधिकार के जो भी रिपोर्ट बनेगी उसमें इसका जिक्र लाया जाएगा। ये कोई नहीं जिक्र लाएगा कि साहब जो उसके बाद जो जांच हुई थी उसमें क्या निकला, इसकी लॉजिकल बात क्या थी। एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है थी उस वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के काम को डिस्क्रेडिट करने की, ऐसा कहा जा सकता है। मैं आपसे कहता हूं, आप उस जमाने के अखबार उठा के देखिए, जितने लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उर्दू थे, अंग्रेजी थे, जो भी थे, उन सबको उठा के देख लें और आप उनको पढ़िए और आपको उसकी लैंग्वेज से, उसका कंटेंट से, उससे खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा। शायद वो भी डरे, जान बचानी थी उनको। मैं मतलब ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे जो है लोग डरे हुए होंगे जिनको मजबूरी में छापना पड़ा, क्योंकि काफी सारे जर्नलिस्ट मारे भी गए और मतलब अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट के ऊपर हमला हुआ। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब जो है वो मतलब सब डरे ही हुए हैं जी। मेरे ख्याल से वो अब जैसे आप देखिए कि भाई शुजात बुखारी जो राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे, उनका भी अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, उनको भी मार दिया गया था। तो ये जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक काफी हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। जफर महराज साहब थे, उनको तो बाल बाल ही बचे, उनको तो मतलब मरा ही छोड़ गए थे लोग, तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि वो बच गए। तो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट के ऊपर कोई कम हमले हुए, उनके ऊपर बहुत। सर हम जियो पॉलिटिकल रियलिटी की तरफ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप वैली में पोस्टेड हुए होंगे, वो शायद उस वक्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का बोलबाला रहा होगा, और फिर धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को दरकिनार करके हिजबुल मुजाहिदीन को बढ़ावा देना शुरू किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की लीडरशिप को भी उनका भी सफाया किया गया। फिर जो अफगान वॉर वेटरन्स थे, वहां के जो मुजाहिदीन थे, उनको पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुश करना शुरू किया। पहला याद है अगर आपकी नजर में, जो अफगान वॉर वेटरन पकड़ा गया और उससे ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान वहां पे पुश कर रहा है और जिहाद को और वो नया कश्मीर का जिहाद का वो एक मंजर खड़ा कर रहा है, अगर कुछ बता पाए। ये आप अगर 1979 जो है 1979 की जो इवेंट्स अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक ईरान में शाह ईरान को के खिलाफ इनकलाब हुआ था, एक वहां पर उनके खिलाफ अयतुल्लाह ख़ुमैनी जो है वो आए, और शाह ईरान जो है वो मतलब एक तरीके से मॉडर्न रूलर समझे जाते थे। उनकी जगह पे एक मतलब रेडिकल नहीं कहूंगा, मगर एक इस्लामिस्ट रूल आया जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि भुट्टो की फांसी होती है पाकिस्तान में, और जिया उल हक की हुकूमत आती है, जहां पे पहली दफे आप देखिएगा कि एक मतलब पाकिस्तान फौज इस्लामिस्ट बनाया जाता है, जिसकी मतलब पैदावार बाद में मुशर्रफ साहब भी हुए, और आज जो आप आसिम मुनीर को देख रहे हो, वो आसिम मुनीर भी उसी चीज की पैदावार है। मक्का उनकी जबान को मक्का पे भी कब्जा करने की कोशिश की गई, सीज ऑफ मक्का जो है। हाँ एग्जैक्टली, फिर वो हुआ कि सी जो मक्का हुआ था। तो हुआ क्या कि 1979 में एक इस्लामिस्ट रिवाइवल होता है। सर इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हमारे यहां हिंदुस्तान में 1977 में 2 साल पहले सीबी भी स्थापित हुआ। हाँ मैं तो बता रहा हूं कि वो आप देखिए कि वो इंटरनेशनली एक वो कड़ी बनती चली जाती। तो इस सिलसिले में और फिर 79 में फिर इन्वेजन अफगानिस्तान भी होता है, और पाकिस्तान को फिर मौका मिलता है कि वो 1971 का बदला लेने के लिए उनको लगता है कि अब हमें मौका हाथ में आ गया।
और उनने फिर वो कहते हैं कि वो मदरसों की एक फैक्ट्री खोली अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उनने मदरसों में वो कई मतलब उनने नौजवान लाए, उनको ट्रेन किया गया कि वो जाके अफगान मुजाहिदीन में लड़े। तो वो जो एक सिलसिला बन रहा था, फिर मतलब पाकिस्तान में जो भी मतलब मदद की होगी, तो मान ले सर मोटा मोटा कि ये 88 तक चला, अफगान वॉर जो है वो खत्म हो गई, सोवियत फोर्सेस वो वापस चली गई, जनरल जिया एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मारे गए, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिवाइवल होता है, और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल आईएसआई के चीफ बनते हैं। और उसी वक्त कश्मीर में इस तरीके से सडनली आतंकवाद का हम एक उफान देखते हैं। हाँ, तो वह आपकी कहना बिल्कुल सही है। मतलब वो जो तैयारी की गई थी अफगान की लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए, वो तमाम रिसोर्सेज, लोग, हथियार, सब कुछ उनके पास मौजूद था। तो उनको फिर कश्मीर की तरफ उसको भेजने में कोई दिक्कत आई नहीं। और इधर उन लोगों ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हुए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उसमें जमात इस्लामी मतलब आगे थी, वो जेकेएलएफ भी मतलब उसमें थी। असल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पहले जेकेएलएफ को हवा दी, क्योंकि जो आजादी का जो सेंटिमेंट था ना, जो उसकी भावना थी, उसको उन्होंने हवा दी कि मतलब उस भावना को इस्तेमाल करके कश्मीरी लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और फिर जो है उसके पीछे पीछे उनने हिजबुल मुजाहिदीन खड़ी करी, जिसका बेस जमात इस्लामी में था, वो प्रो पाकिस्तान ग्रुप था। तो जब वो मतलब, और उसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है जेकेएलएफ को से विड्रॉ किया, जेकेएलएफ मतलब खत्म होना शुरू हो गई, और फिर आप देखते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो फिर सीन पे आती है। और फिर आप हिजबुल मुजाहिदीन के उस जमाने में तो फिर इस तरह की हालात हो गए थे कि अजीब किस्म के नाम आपको मिलते थे वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई अल-जहाद है, कोई मुस्लिम मुजाहिदीन है, कोई जो कि एसएलएफ भी है, जो बाद में इखवान बनी, और फिर वो मतलब उन्होंने भी हमारी मदद करी मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने में। तो बहुत सारे, अल्लाह टाइगर ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे याद है कि अल्लाह टाइगर के चीफ ने उसका अपना नाम रखा था एयर मार्शल नूर खान, पाकिस्तान के एयर मार्शल के नाम पे। और उसका सिर्फ काम ये था कि वो जितनी शराब की दुकानें थी उस पर हमला करता था। अब वो शराब की दुकानें तोड़ता था या खुद पीता था ये मुझे पता नहीं, मगर ये कि उसका निशाना हमेशा शराब की दुकान। तो इस तरह के मतलब वहां पे बड़े अजीब और गरीब हालात बन गए, मगर वो 1-2 साल में ये सब तंजीमें जो निपट गई, सब ऑर्गेनाइजेशन निपट गई। मेन वहां पे बस वही हिजबुल मुजाहिदीन रह गई। फिर आप देखते हैं कि 90s में वहां पे हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं जो देवबंदी, और उसी सिलसिले में वो आते हैं। वहां पे उनकी कश्मीर में उनका बंटवारा भी होता है, वो आपस में स्प्लिट होती है, और उसको निपटाने के लिए मौलाना मसूद नजर आते हैं और वो हो जाते हैं गिरफ्तार। फिर आप देखते हैं वो कड़ी पूरी होती है जिसमें IC 814 की जाती है। उसके पहले वो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, 6 लोग गिरफ्तार हुए अल-फरहान, जिनने उनको किडनैप किया था। फिर वो अल-फरहान वाले जो हैं वो उसमें से एक छूट गया, एक को शायद मार दिया था, बाकी का पता नहीं चला क्या हुआ, बट की वो सब वो भी मारे गए। फिर ये आपके वो मतलब इसी तंजीमों से हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक मुजाहिदीन, इन सब से निकल के आता है। इनका बेस था जमात अहले हदीस में, और इससे निकल के आता है फिर आपका जो अल्टीमेट उसकी शक्ल आती है वो आती है लश्कर-ए-तैयबा में। और ये जो तंजीम मौलाना मसूद अजहर चला रहे थे, मसूद आती है गिरफ्तारी के बारे में अगर कुछ बता जी, सॉरी, मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में कुछ बता पाए। मसूद अजहर कश्मीर में आए, पुर्तगाल से दिल्ली पहुंचे, और फिर पुर्तगाल का उन्होंने पासपोर्ट लिया था। तो उन्होंने वहां पे वो तमाम जो आतंकवादी संगठन वहां काम कर रहे थे
उनका एका करवाने की वो कोशिश में वहां आए थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए थे। वो बिल्कुल सही कहा आपने। किस तरीके से हुआ, उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ, और क्या क्या अगर कुछ प्रकाश डाल पाए इस पर तो। मतलब उससे मतलब ये था कि मौलाना मसूद अजहर को यहाँ पे भेजा गया था। असल में जो देवबंदी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी हरकत वाली, उनमें एका करने की, और उसी सिलसिले में वो जब सज्जाद अफगानी के साथ कहीं घूम रहे थे तो वो गिरफ्तार हो गए अनंतनाग में। बल्कि वो ऑटो में बैठ के जा रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर नाका लगा के पकड़ लिया गया था। मौलाना मसूद अजहर की कहानी थी, और बाकी जो तहरीक वाली थी ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर बाद में लश्कर की शक्ल ले लिया। जी जी। तो वहां पे असल में जो जमात हदीस है उसके काफी अलग धड़े है, बटा हुए हिस्से। तो उसमें जैसे वहां पे आपका सोयतुल हक था, उसके लोग तो फिर अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। अभी बातचीत में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। साहिब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद रायसीना रिपोर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है, और हमारे साथ मौजूद हैं एसएम सहाय साहब, जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी। जम्मू कश्मीर के अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हम उनसे जान रहे हैं कश्मीर के कल, आज और आने वाले कल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं 1996 के आसपास, जब कश्मीर में दोबारा से असेंबली के इलेक्शन हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। भाई साहब, हम किन वजूहात से वहां पर असेंबली के इलेक्शन करवा पाए? असेंबली इलेक्शन कराने के लिए आपको एक ऐसी सिचुएशन बनानी थी कि वहां पर लोग आते और वोट भी डालते, और कैंडिडेट्स यहाँ वो सुरक्षित तरीके से हम कैंपेनिंग भी कर सकते थे। तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगना ही था ना, क्योंकि जो इस तरह के हालात बन गए थे उससे निपटने के लिए और उसको काबू करने के लिए थोड़ा वक्त लगा। मगर जब ये दिखने लगा कि साहब यहाँ पे इस तरह के हालात हो गए और ये जरूरत महसूस हो गई कि साहब जमहूरी सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना पड़ेगा, तो फिर उस पर काम किया गया। तो किन किन ताकतों ने हमारा साथ दिया? हमने सुना कि कुछ पुराने मिलिटेंट थे जिन्होंने हमारी मदद किया। मिलिटेंट्स ने मदद करी हमें मिलिटेंसी को मतलब काबू करने में, मगर हम आपको इसमें एक्चुअली जो एक पहलू है वो हम लोगों को समझना होगा। मिलिटेंसी जो है वो मतलब मेजोरिटी लोग नहीं करते ना, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो करती है। मतलब मसलन अगर जैसे हिजबुल मुजाहिदीन का सपोर्ट जो है जमात इस्लामी ने किया, आपको भी पता है। अगर हम ये सोचें कि आज अगर जमात इस्लामी पूरी रैली में कैंडिडेट खड़े करेगी और वो सीटें निकाल देगी, ये नहीं होने वाला है। मगर आज भी जमात इस्लामी का एक डर है, हिजबुल मुजाहिदीन काफी हद मतलब काफी हद बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मगर ये है तो उस वक्त भी आप देखेंगे तो मतलब केएलएफ में यासीन मलिक अगर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करे और इलेक्शन लड़ने जाए तो वो नहीं जीतने वाले हैं। तो ये एक मतलब ये हम लोग समझते हैं कि जब हालात बिगड़ गए तो पूरा कश्मीर खराब हो गया। एक माइनॉरिटी जो है एक सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे ये चीजें बन जाती है, मगर ये नहीं है कि मेजोरिटी लोग जो है वो यही चाहेंगे। मेजोरिटी लोग जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्थिरता चाहते हैं, वो आम अपनी जीवन जीना चाहते हैं, उनको अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, उनको व्यवसाय भी करना होता है, बिजनेस भी करना होता है। तो ये अगर हम सोचें कि मतलब सब लोग उसी रास्ते पे चल पड़े तो ऐसा नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी ताकतें थी जो इसके खिलाफ थी, इसका विरोध करती थी, मगर बंदूक के सामने बहुत सारे लोग जो है खामोश हो जाते हैं। और मतलब स्वाभाविक है ना, मतलब बंदूक के सामने कौन बहस कर सकता है।
अब सरकारी बंदूक के साथ तो बहस कर सकते हैं ना, उनके अधिकारी भी होते हैं, उनकी अदालतें भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। आप इधर भागिए उधर भागिए, किसी से बात करेंगे, उनके खिलाफ क्या क्या है? वो तो जिसके हाथ में बंदूक है वही सब कुछ। ऊपर अल्लाह होता है, मतलब भगवान होगा, और नीचे वो होगा। तो कश्मीर के सभी, मैं ये कह रहा था कि एक साइलेंट मेजोरिटी की हमेशा बात होती है, और उस साइलेंट मेजोरिटी कश्मीर में हमेशा भारत के साथ रही। हो सकता है बंदूकों के डर की वजह से वो खामोश रहे हों, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ थी। मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब उस वक्त क्या हुआ था कि जितने पॉलिटिशियंस थे, तो किसी भी पार्टी के रहे, वो वैसे वैल्यूज छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको तो चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। बहुत सारे एमएलए जो है वो पकड़ के नाक होते मारे भी गए, और भी पॉलिटिकल लीडर्स बहुत मारे गए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो थे, या वो सीपीएम के थे, या वो और किसी पार्टी के लोग थे। तो वो सब लोग जब मारे गए तो वो लोग भी वहां से निकल गए। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी एज सच कश्मीर में हो ही नहीं रही। तो उस वक्त हालात जो है उस तरह के जब बन गए, तो ये होने लगा कि सब ये, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलिटेंसी में मतलब इसलिए घुस गए थे कि उनको अपना बचाव करते थे। मुझे अभी भी याद है कि अल जिहाद में मसलन जो मैं एसपी बारामुल्ला था, तो अल जिहाद का एक पूरा ग्रुप था, वो मतलब हिजबुल मुजाहिदीन के बिल्कुल खिलाफ लोग थे, और हमने जब उनके साथ ज्यादा से भी कोशिश करी तो फिर हमारी तरफ आ गए। मुस्लिम मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिनमें हमारी मतलब हमको बहुत बड़ी मिलिटेंसी में कामयाबी दी, जिसमें कम से कम 13 मिलिटेंट एक ही इंसिडेंट में मारे गए थे, जिसमें अफगानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। तो इस तरह की मदद हमको मिली, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे सकते, काला सफेद में नहीं दे सकते। आपको देखना पड़ता है कि सब ऐसी सिचुएशन में कौन लोग हैं, किस मजबूरी में किसका साथ दे रहे हैं, और उनको हम वापस कैसे लाएं। एक बहुत बड़ा ये हम एक काम करना पड़ता है। अगर हम ये सब सोचें कि भाई मिलिटेंट ही मारने हैं, उन्हीं के पीछे भागना है, तो हमको ये जो खामोश लोग बैठे हुए हैं बंदूक के डर से, जो उस तरफ का साथ दे रहे हैं, वो आपका साथ देंगे, क्योंकि आपने उनकी तरफ कोशिश की। तो जब उनकी तरफ कोशिश की गई तो आए सामने, और फिर इलेक्शन भी हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी बनी, फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, बल्कि किसी दफे चीफ मिनिस्टर बने वो जम्मू कश्मीर की। तो इसलिए और फिर जब ये बनता है तो फिर लोगों को एक सहारा भी मिलता है, उस पर फिर असर हालात के ऊपर असर जो है वो अच्छा पड़ता है। सरकार बनने के साथ साथ सिक्योरिटी हालात भी सुधरे, या वहां पे सिचुएशन कुछ वैसी ही कायम रही? मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी सरकार के रहते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ी होगी, बल्कि और बेहतर की होगी और अच्छी होगी। तो क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले निशाना तो मिलिटेंट ने इन्हीं लोगों को बनाया ना। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ तो उनका निशाना बाद में आया। जी जी, आप देख, अगर उस जमाने के अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला तो वो करते थे, क्योंकि वो तो उनका काम ही था, मगर निशाना जिसे कहते हैं ना, मतलब टारगेट करके मारना, तो उन्हीं लोगों को किए गए थे। हम 1999 पे आते हैं। मौलाना मसूद अजहर जो है वो जम्मू में कोट लखपत जेल में बंद है। IC 814 का उसको कंधार ले जाया जाता है, छोड़ना पड़ता है। वहां पे इस घटना से कश्मीर के हालात पे कुछ फर्क पड़ा? मोराल पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि मसूद अजहर को पकड़ने के बाद जो है सिचुएशन को थोड़ा सा और कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और उसको छोड़ना पड़ा मजबूरी में। से एक कोई मिलिटेंट लीडर इधर आप पकड़ ले या उधर मार लीजिए, उससे सिचुएशन के ऊपर असर नहीं पड़ता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके पीछे जो है ये कौन है। ये लोग तो सब पैदे हैं ना, मोहरे हैं, जिनके पीछे पूरा ISI और पाकिस्तान की सरकार का हाथ रहता है, खासतौर से पाकिस्तान मिलिट्री का हाथ रहता है। तो वो क्या होगा, आज मौलाना मसूद भी होंगे, कल वो और खड़ा हो जाएगा। आखिरकार अगर आप याद करें कि 90 में कौन कौन लीडर थे, वो तो सब गायब हो गए, उनको नाम भी नहीं नजर आते हैं, और आज कोई नए लीडर खड़े हो गए।
तो जब तक वो लोग की कोशिश रहेगी, वो हमेशा कोई ना कोई आदमी खड़ा कर ही देंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि भाई वो यहाँ पे कामयाब ना हो। सॉरी, मैं ठोक रहा हूं आपको, लेकिन मसूद अजहर के छूटने के बाद कश्मीर में एक नई वेव आई टेररिज्म की, और जो कि पहले से ज्यादा वायलेंट थी। उसका सबसे पहला बड़ा निशाना जो है वो कश्मीर असेंबली पे सुसाइड अटैक हुआ। फिर पार्लियामेंट कश्मीर असेंबली के अटैक और बाद में पार्लियामेंट अटैक, मौलाना मसूद अजहर ने वो मतलब जैश मोहम्मद का वो काम किया हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मौलाना मसूद अजहर के छूटने से था। जी, उसकी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी थी। पार्लियामेंट अटैक की जो का बैकग्राउंड ये है कि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को घेरने की पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप अपने ट्रूप्स दीजिए, हम इसको ओसामा बिन लादेन को मतलब जहां पे वो अपने पहाड़ियों में हुआ था, तो वहां पे उनको घेरने के लिए उनको वो एक डिवीजन फोर्स जो है वहां पे उनको कहा गया कि आप भेजिए। वो करना नहीं चाह रहे थे। उनको बहाना चाहिए था कि किसी तरीके से हम वहां से उनको उसको फोर्स को विड्रॉ कर लें। तो उन्होंने तो जब पार्लियामेंट पर अटैक किया तो उनको भी पता था कि पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग के ऊपर जब अटैक होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर अटैक होगा, तो इंडिया रिएक्ट करेगी। और हमने रिएक्ट किया तो उनको बहाना मिल गया कि उन्होंने वो डिवीजन जो है वहां से खींच के इधर मिल गया। सॉरी, पार्लियामेंट पे हमला जो है वो टैक्टिकल हमला था पाकिस्तान का। वो इसीलिए किया था कि उधर से उनको मौका मिल जाए फौज को ले आने के लिए, जिससे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो घेरा बंदी हो रही थी वो कामयाब ना हो पाए। आपकी राय में ओसामा बिन लादेन को छुड़वाने में, वहां से निकलवाने में पाकिस्तान का हित था? पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, वो मतलब पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसी बताऊंगा, वो जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक होती है। उनका कोई उनका कोई उसमें आइडियोलॉजी नहीं है, कोई उनके कोई वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको हमारे मतलब सिद्धांत क्या है। वो कभी भी कहीं पे पलट जाएंगे। जी, जी। तो वो अगर अमेरिका का साथ दे रहे थे रशिया के खिलाफ, तो उसमें भी उनके साथ साथ थे। फिर जब वॉर ऑन टेरर हुआ था 2001 में, तो वो अमेरिका के साथ भी हो लिए। फिर क्योंकि अब वो सब मुजाहिदीन जो है वो उनके अपने पैदा करके भेजे हुए थे, तो वो उनकी हमदर्दी उनके साथ भी थी, तो उधर वो वाला खेल भी खेल रहे थे। तो वो जो ये लोग ऐसे हैं कि जो लड़ाई के हर तरफ, उनके लोग दोस्त के साथ भी है, उनके लोग दुश्मन के साथ भी है। दिमागी दिवालियापन जो है वहां पे पाकिस्तानी फौज के जनरल्स का जो है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं। अफगानिस्तान में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारी मददगार हो, जो हमारी ही बनाई हुई सरकार हो। लेकिन मुझे इस टर्म का मतलब कभी समझ में नहीं आया कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार जो पाकिस्तान के फेवर में हो, उससे उनको क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन अब तो उन्होंने वहां पे तालिबान की सरकार बनवा ली है, लेकिन वो जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी सो कॉल्ड, वो तो तार-तार हो गई। आज दोनों तालिबान की सरकार और पाकिस्तान सरकार जो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गोलियां चल रही हैं बॉर्डर पर, पाकिस्तानी जेट्स जो हैं वहां पे बम गिरा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है जी। अगर वहां पे तालिबान की सरकार के साथ उनकी अगर इस वक्त मुखालफत चल रही है, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, उससे कोई उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तालिबान की सरकार में वो दम नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे ऐसा कोई एक्शन ले जिसमें पाकिस्तान को अपनी फौज वहां पे लगानी पड़े। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको उस कॉन्टेक्स्ट में था जब वहां पे ऐसी वहां पे सरकारें थी जिनके पास वो दम था कि वो पाकिस्तान को लड़का सकते थे। आज वो तालिबान की सरकार में वो दम नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हो जाए। और हमको मतलब तालिबान को उन्होंने जरूर सपोर्ट किया, उसकी वो मतलब आपकी हिस्ट्री जो है वो अफगान वॉर से बनती है, मगर ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कभी भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। आज जो कदर अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी के लिए
बिल्कुल सही बात। वो किसी और के लिए नहीं है। बिल्कुल तो ये हमको मतलब ये एक वो वहां पे ठीक है, मतलब एक वो उस समय की तालिबान की जो सरकार थी, जब हम ऐसी 814 का इंसिडेंट हुआ था, वो जरूर उस वक्त वो पाकिस्तान के हमदर्द थे, उसका एक बैकग्राउंड था। मगर जब जैसे चीन जब घुसा पाकिस्तान, अगर आप याद करें तो लाल मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें झगड़ा किस बात पे हुआ था? चाइनीज हेयर ड्रेसर्स, जी जी। वो जो वहां पे वो कर रही थे काम, तो उनको गैर इस्लामी समझते उन पे हमला। अब उनके जो उन पे हमला करने वाले थे, वो जाके जब लाल मस्जिद में घुसे तो लाल मस्जिद का घेरा हुआ। मगर उससे जो वो एक सेंटिमेंट पैदा हुआ, एक वो भावनाएं पैदा हुई, वो जाके उनका असर जो है वो हम उनके यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं। परवेज मुशर्रफ जहां पे कुर्सी गंवानी पड़ी लाल मस्जिद के सीट। मुशर्रफ की कुर्सी उसकी वजह से नहीं गई, मगर मुशर्रफ के ऊपर हमला जरूर जैश मोहम्मद ने किया था, जी जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। जी जी। और वो सुसाइड बॉम्बर के अगर वो चेहरा नहीं मिला होता तो उनको शायद पता नहीं लगता कि हुआ कहां से। तो इसलिए उनने जो हमारे लिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो कुत्ता हमारे लिए कटखन्ना किया था, उनने वो खुद ही उनको काटने लगा। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो जो तैयारी करता है दूसरे के लिए, गड्ढा उनको खुद ही गिरना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि लाल मस्जिद में उन्होंने किया, और फिर उधर मसूद और औरंगजेब जो उनकी ट्राइब्स थी, उन्होंने वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान खड़ा कर दिया। तो पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान से मिलाया गया, और जब तक उनको उनकी जरूरत थी अमेरिका के खिलाफ, और जैसे वो खत्म हुआ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो पहला निशाना वो तो पाकिस्तान था, फिर उसको साथ दिया। अब तालिबान जो है वो खुद इस मुसीबत में है कि वो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साथ दे या ना दे, क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जो ड्यूरैंड लाइन वो पश्तून लोगों को बांट देता है, और पश्तूनों को हमेशा ये बात लगती रही कि साहब अगर हम इकट्ठे होते तो हम बहुत बड़ी ताकत होते। अब उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में और बाकी मतलब हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में है। बिल्कुल। तो उसकी वो एक अपनी अलग पॉलिटिक्स है जो ड्यूरैंड लाइन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए आप देखिए तालिबान ने ड्यूरैंड लाइन की फेंसिंग की बड़ी मुखालफत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपोजिशन इसी बात पे हुआ। कमिंग बैक टू जम्मू एंड कश्मीर सर, हम 2002 पर पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट पे हमला हो चुका, जिसको आपने कहा कि ये पाकिस्तान की एक टेक्टिकल चाल थी, जिसकी वजह से वो अपनी फोर्सेस को भारत और पाकिस्तान सीमा पर लेके आ जाए। जम्मू कश्मीर के हालात पर आते हैं। आप मिलिटेंट्स के साथ आमना सामना, एनकाउंटर्स, कभी मैं जानता हूं कि बहुत बार मिलिटेंट्स जो है वो आपके आतंकवादी जो है वो बहुत करीब पहुंच गए थे, एम्बुश हुआ आपके ऊपर। परिवार में जब जब सुनते थे लोग तो क्या रहता था रवैया? परिवार वाले रवैया क्या करेंगे, मतलब मैं एक फौजी अफसर का बेटा हूं, पीछे देख रहे हैं, तो मतलब जंग में लड़ना मेरी मदर के पर्सनल एक आदत थी, उनको पता था। आपने वर्दी पहनी है, उन हालात में आप गए हैं, तो ये तो हो सकता है, मतलब कोई आदमी खुश तो नहीं होगा ना कि ऐसे हमारे बच्चे पे हमला हो जाए या मेरे हस्बैंड पे हमला हो जाए। मगर ये कि वो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया है, और अगर आप गए हैं इस काम में, आपने सुरक्षा व्यवस्था में के हिस्सेदार हैं, आप देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक कीमत तो उस पर अदा करनी पड़ेगी। और बहुत सारे व्यक्ति मैं बच गया, ऊपर वाली की मेहरबानी, बोले कि हुए तो थे हमले। बल्कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब मैं एसडीपीओ था तो मेरे ऊपर घात लगाई थी आसिम मलिक ने, रहने वाले वो मैसूमा के हैं ना, तो मेरा जो जुरिडिक्शन वही पड़ता तो मैं वैसी मस्जिद के सामने से निकलता था जी। तो चलता रहा। बहुत सारे मेरे साथ तो बहुत सारे मेरे पीएसओ, जब मैं डीआईजी रजौरी था तो जब मेरे ऊपर हफ्तेदार हमला हुआ तो उसी वक्त हमारे 2 पीएसओ मारे गए थे। खैर वो हमने फिर मिलिटेंट को भी मार लिया था। आज भी अगर आप रजौरी में जाएंगे उनके डीआईजी के ऑफिस में, तो वहां पर दीवार पे वो गोलियों के निशान बने हुए हैं, उसमें वो फ्रेम करके लिखा हुआ भी है कि इस तारीख को एसएम साहब जो उस वक्त के डीआईजी थे उन पर हमला हुआ था।
तो ये सब तो हुआ, चलता रहता। हम फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा और आगे आते हैं। मैं आपसे बुरहान वानी के बारे में बात करना चाहता हूं। आप क्या बात जानना चाह रहे हैं? मुझे मैं चलिए आपका सवाल को मैं आसान कर देता हूँ। बुरहान वानी की एक बड़ी खासियत थी। बुरहान वानी जो है वो एक मतलब उसने टेररिज्म को एक बड़े अलग तरीके से ग्लैमराइज कर दिया था, और ये सब मतलब आईएसएस से इंस्पायर्ड था। अगर आप याद करें तो उस जमाने में क्या था कि आईएसएस का जो भी आदमी जाता था वो सुसाइड अटैक के लिए वो मतलब एक वीडियो निकालता था, और वीडियो में वो पूरी रिकॉर्डिंग करता था, और फिर वो अपना विल भी बताता था उसकी क्या मतलब आगे क्या होना चाहिए, और फिर वो अटैक किया। तो उसको देखिए मतलब उससे पहले कभी भी इस तरह की बात नहीं होती थी। कभी मिलिटेंट जो खुले आम आके मीडिया में मतलब इंटरव्यू दे, बाकी दिखाई, ये सब चीजें नहीं होती थी। तो बुरहान वानी मतलब शक्ल सूरत से भी अच्छा था, बोलने वाला भी अच्छा था, तो उसने फिर आके पहली दफा ये चीज ग्लैमराइज की। उसकी एक रिकॉर्डिंग है वो जमाने में मैंने वहां आईटीएसआर में भी दिखाई थी। उसमें आप देखिए कि वो बात करता है कश्मीर के बारे में, और बात खत्म करता है ये कहते हुए कि सब हमको यहाँ पे खिलाफत लानी है। तो खिलाफत का हिजबुल मुजाहिदीन का प्रो पाकिस्तान जो एजेंडा था उससे वो मिलता नहीं था। खिलाफत किसका एजेंडा है? खिलाफत तो इस्लामिक स्टेट का एजेंडा है, आईएसआईएस का एजेंडा है। तो वो एक्चुअली अब तब आप देखते हैं कि वो किस तरह से इंस्पिरेशन जो है कश्मीर की मिलिटेंसी में आईएसआईएस का आने लगा है। तो बुरहान वानी की इम्पोर्टेंस वो बुरहान वानी क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा था वहां के आसपास के यूथ में? कितना बड़ा ग्रुप रहा होगा उसका, उसके साथ चलने वालों का? आई डोंट थिंक सो कि मतलब बहुत बड़ा ग्रुप था। मतलब हिजबुल मुजाहिदीन तो ऑलमोस्ट डेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। बुरहान वानी ने थोड़ा सा उसको जिंदा करने की कोशिश की, तो ग्लैमराइज भी किया, उसमें बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए। तो वो मतलब बहुत ज्यादा दिन वो चला नहीं, आपको पता ही है। उसके बाद उसका एनकाउंटर भी हुआ, और फिर उसके बाद वो कैरेक्टर उठ के आया था, उसी का दोस्त था जाकिर मूसा। उसके पेरेंट्स ने उसको भेज दिया था वहां पे पंजाब में इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए, तो उसका खैर इंजीनियरिंग करने का कोई इरादा था नहीं। तो आके वो कश्मीर में वहां पे अनंतनाग के रास्ते में जगह है चुरसू, तो वो चुरसू में बैठ के चरस से पीता रहता था। तो वो भी इंस्पायर हुआ, तो उसने भी खड़ा कर दिया इस्लामिक स्टेट। अब उसके पेरेंट्स जो है वो बेसिकली जमात के लोग थे, तो उन्होंने जमात वालों पाकिस्तान वालों ने धमकी दी थी कि इसको हम उड़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट को अपोज करता है। क्योंकि पाकिस्तान मतलब इस्लामिक स्टेट तो किसी और स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना, तो इसलिए आपकी जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी अरबिक स्टेट्स हैं, वो सब इस्लामिक स्टेट को अपोज करेंगी, क्योंकि वो मतलब इसका मतलब वो कि सॉवरेनिटी उनकी सब खत्म हो जाएगी, वो एक ही आदमी के पास चली जाएगी। इसलिए वो आइडियोलॉजिकली उसको अपोज करते हैं, तो उन्होंने उसको भी थ्रेटन किया था। तभी उसने फिर अपने आप को वहां से हटके अलकायदा बना दिया था। सर, हम बुरहान वानी की बात इसलिए कर रहे हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक वाटरशेड इवेंट थी कश्मीर के इतिहास में, वहां के टेररिज्म के इतिहास में। भारतीय स्टेट ने जिस तरीके से धीरे धीरे वहां पे पकड़ कायम की थी 89 के टेररिज्म की शुरुआत होने के बाद, असेंबली इलेक्शन हुए, चीफ मिनिस्टर लगातार हम असेंबली इलेक्शन करवा पाए, वो सिलसिला बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बहुत बहुत वक्त लगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ी स्टेट को वहां पे अपनी रिट दोबारा से कायम करने में। इसलिए हम बुरहान वानी की बात करें। व्हाई वाज ही अल्टीमेट टारगेट ऑफ जेएंडके पुलिस? बुरहान वानी के बारे में आपको मैंने बताया कि वो बेसिकली उसने ग्लैमराइज किया था, और वहां टारगेट वो बुरहान वानी हो या कोई भी हो, मिलिटेंट तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। मगर हम ये कहें कि बुरहान वानी ने कोई ऐसा वहां पे सिचुएशन पैदा कर दी कि जो बहुत मतलब थ्रेशोल्ड इवेंट था, ऐसा नहीं था। बुरहान वानी ने जितने दिन वो वहां पे रहा उसने जरूर ग्लैमराइज किया। उसके मरने के बाद काफी दिन तक वो एजुकेशन भी वहां पे चली जी, मगर वो फिर ठंडी भी हो गई। वो 2016 में शुरू होकर 2016 में खत्म हो गई।
लेकिन तो फिर हम मतलब लोगों को उसको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्ले अप किया, मीडिया में बहुत प्ले अप हुआ वो बात, मगर उसका ग्राउंड पे इतना असर था वो नहीं था, मतलब इट वाज मोर इन परसेप्शन देन इट वाज इन रियलिटी। बुरहान वानी ने हत्याएं की थी। हाँ, एक आध मतलब फौजी के किलिंग में उसका हाथ तो था, जी। मगर वो ज्यादातर वो मतलब पोस्टर बॉय था ना, ही वाज नॉट रियली हार्डकोर टेररिस्ट, अगर आप उस हिसाब से हम सोचें तो। हमसे बात कर रहे थे विन ओवर करने की। क्या बुरहान वानी जिस कदर इतना वो जिहादी था कि उसको तोड़ पाना मुश्किल था, या कोशिश नहीं की गई, या कोशिश करने का वक्त ही नहीं मिला? मतलब जब आप कहते हैं कि तोड़ने का मतलब उसका क्या है, मतलब कोई चीज, कोई लोग जो है वो तोड़ने के लायक होते भी है कि नहीं, सवाल तो वो भी है। और दूसरा है कि भाई हर कोई टूटने के लिए बैठा नहीं होता है ना। अब जिसको जिस तरह का ग्लैमर मिला था, जिस तरह की वो उसकी सिचुएशन बन गई थी, वो कहाँ आने वाला था। खबर मिलती है ये नहीं कि मिलिटेंट्स ने सरेंडर नहीं किया या मिलिटेंट्स हमारे तरफ टूट के नहीं आए। आपने जिक्र लाया था इरफान का, तो इरफान वाले तो आखिरकार आए वापस, बहुत सारे हैं, मगर ये कि कुछ लोग होते हैं जो लाए जा सकते हैं, और कुछ लोग जिनका इरादा नहीं होता आने का। मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि उसके फादर के थ्रू हम लोगों ने कोशिश जरूर की थी कि वो इस तरीके से वापस आ जाए। अगेन सर, मतलब अगर वो पोस्टर बॉय था, अगर वो पोस्टर बॉय जो है भारतीय स्टेट के साथ, मान लीजिए स्टेट के साथ नहीं आता, कम से कम खिलाफ नहीं रहता, क्या ऐसा संभावना? वो पोस्टर बॉय में रहता। देखिए, आपको एक चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जितने बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जहां सैयद अली शाह गिलानी हो या बाकी जो आप सेपरेटिस्ट लीडरशिप को देखते हैं, आज भी है, और कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आ गए, ये सेंटिमेंट के साथ चलते हैं। मतलब एक सेंटिमेंट बना होता है, उसको वो एक आवाज देते हैं, मगर हम ये कह दें कि उनमें ये दम है कि वो सेंटिमेंट को मोड़ दे, वो पॉसिबल नहीं होता। ये कुछ ही लोग कर पाते थे, जो एक देश को, मतलब एक लोगों को वो रास्ता बताएंगे, और वो रास्ते को उनको चला के वो फिर वो रास्ता ही मोड़ दे, और लोग उस रास्ते से हट के उनके साथ पीछे पीछे चले, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। सेंटिमेंट को बिगाड़ना आसान काम, उभारना आसान काम, मगर फिर उसको एक डायरेक्शन देना, उसको एक दिशा देना और कंट्रोल करना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हम ये समझें कि ये लोग उस सेंटिमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, नहीं, वो सेंटिमेंट उस कंट्रोल नहीं है। मुझे याद है कि 2008 के एजुकेशन में जब सैयद अली शाह गिलानी ने एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करी और कहा कि बहुत हो गया, बस करो, तो लोग उनके खिलाफ हो गए, और फिर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा, उनके पुतले जलाए गए। तो ये मतलब इतना वो नहीं होता है कि हम सोचेंगे बहुत बड़े लीडर हैं, ये कंट्रोल कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें ये लोग कर लेते जो नहीं कर पाए। मसलन जब आपका 370 का रेवोकेशन हुआ था, तो क्या वो एजिटेशन कर पाए? मतलब ये नहीं कि सरकार ने कोई अपनी कमी छोड़ी होगी सिक्योरिटी के लिए, बट जितना भी सिक्योरिटी आप कर लीजिए, अगर पब्लिक सेंटिमेंट है तो वो तोड़ता है उसको। क्या कुछ नहीं, कितना एजुकेशन होगा, कितने सब्जेक्ट निकले, कितने लोग निकलते हैं, उसको पुलिस ने घेर लिया बुरहान वानी को। आपको खबर रही होगी, आप आईजी कश्मीर थे। मैं आईजी कश्मीर नहीं था, मैं एडीजी सीआईडी था उसका, एडीजी सीआईडी और इंटेलिजेंस। सो सॉरी सर। तो घेर लिया गया उसको। महबूबा मुफ्ती उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी। महबूबा मुफ्ती को मालूम था कि बुरहान वानी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है? उनको मालूम था या नहीं मालूम था, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या उनको पता होता है या नहीं पता होता, उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर खैर, मतलब आपको लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है सिक्योरिटी फील्ड पे, और चीफ मिनिस्टर को ना पता हो जाए? ये बात आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं सर। मैंने अभी आपके सामने शब्द इस्तेमाल किए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टोल्ड टू द चीफ मिनिस्टर।
क्योंकि उस वक्त भी जो ये सवाल उठाया था कि क्या उनको पता है कि नहीं पता है, दैट वाज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट, जो हुआ। सेपरेटिज्म का एक सॉफ्टर व्यू है जिसको प्रोपेगेट करती महबूबा मुफ्ती ने काफी टाइम तक वैसा रवैया अख्तियार रखा। वो उनकी इस पूरे बुरहान वानी के अगर वो ट्रैप हो चुका है और उसका एनकाउंटर होने वाला है, अगर उनको ये बात मालूम है और ये बात जाहिर हो जाती है, तो उनके ये दोनों चीजें जल नहीं करती थी। उनकी राजनीति के लिए कौन सी चीज का नहीं था। मुझे आपके सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, और मेरे एज एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट मेरा ये जवाब देना जो है उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सेपरेटिज्म और सॉफ्ट सेपरेटिज्म क्या होता है? या तो सेपरेटिज्म है या नहीं। सॉफ्ट क्या हो सकता है? मतलब या तो वो हमसे अलग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। सॉफ्ट, इसमें सॉफ्टनेस वाली कौन सी बात है? मतलब आप दुश्मनी बोल ले रहे हैं, उसमें कमो बेश क्या होगा? वो तो है, आप हमसे अलग होना चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, तो बंटवारा चाहते हैं, उसमें कमो बेश क्या होगा? मतलब सॉफ्ट क्या हो सकता है? So therefore I don't agree. I don't believe in this word soft separatism. Separatism है तो है। अब ये है कि कोई बात उसमें मतलब कश्मीरी राइट्स को काउच करे और तो उसमें ऑटोनॉमी की बात करे और ये सब करे, वो अलग बात है। मतलब इट्स अ वेरी क्लियर, या तो आप इंडियन स्टेट के साथ रहेंगे या आप इंडियन स्टेट के साथ नहीं रहेंगे। ये चॉइस बहुत क्लियर है, इसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं आ सकती। लेकिन तो अगर हमसे कोई कहे कि सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, मेरी जबान में वो सेपरेटिस्ट है। बुरहान वानी का एनकाउंटर लेजिटिमेट टारगेट थे वो, लेकिन आपको हटा दिया गया। जो हमने सुना है वो ये कि महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी कि आप कश्मीर में उस पोस्ट पे रहें। क्या आपको इस बात की जानकारी होगी? जाहिर है आपको भी ऐसा कुछ शको शुबा रहा होगा। नहीं, वो शको शुबा की बात नहीं है। मतलब फैक्ट तो यही है कि उसके बाद तो मैं NSCS में दिल्ली आ गया, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे गोयल साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे उतना पता है। बाकी ये है कि उनके पीछे उनका क्या सेंटिमेंट था, क्या नहीं था, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, जिसमें जो आप बात कर रहे हो वो भी सामने है। बुरहान वानी के एनकाउंटर और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के तौर तरीकों और उनके रवैयों में जो धारा 370 को हटाने के प्रोसेस को कितना तेज किया? धारा 370 का मतलब एक एनकाउंटर से तो लेना देना नहीं। इट वाज अ क्वेश्चन की मतलब ये कैटलिस्ट छोटा मोटा एजेंडा हमारी मतलब यहाँ पे सरकार में रहा, और उन्होंने अपना जो मौका ढूंढ समझा ठीक था, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। उसका मुझे लगता नहीं कि एक एनकाउंटर से फैसला हो गया होगा। एक छोटा मोटा कैटलिस्ट नहीं, मैंने सब मतलब सुना हुआ है। एक मामूली से मिलिटेंट जो ठीक है सोशल मीडिया पे थोड़ा सा छा गया था वक्त के तौर पे, उसके ऊपर भारत सरकार फैसले ले लेगी, ये तो मुझे नहीं लगता है। मैं अपने सवाल को मैं फिर से पूछता हूँ। डोवाल साहब को मैंने सुना हुआ है, मैंने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि धारा 370 जो है वो भारत की आजादी के वक्त के उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, जिसको हटाना एक वक्त आ गया था, जिसको उसको हटाना जरूरी हो गया था और वो एक जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि खाली कोई एक वजह नहीं होती है, लेकिन बुरहान वानी का एनकाउंटर और उसके बाद जो कश्मीर में हालात बने और उनसे निपटने में ऐसा माना जाता है कि महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से नाकाम रही, और उसके बाद जो माहौल बना उसमें 370 हटाने का जो फैसला था वो सरकार को लगा कि ये मुफीद वक्त है, सही वक्त है कि 370 को हटा दिया जाए। मैं तो हम उसके बाद दिन तक वहां रहा नहीं, मैं तो यहाँ सेंटर में आ गया था, तो इसलिए वो सिचुएशन क्या बनी और वहां पे क्यों उनको हटाना पड़ा। और 370 देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि 370 उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा है और था अगर, और वो उन्होंने पूरा किया। अब वो टाइमिंग जो है वो हर सरकार जो है वो अपने हिसाब से देखती है, मगर ये कि वो हटता आज नहीं हटता कल हटता, वो तो हटना ही था। बातचीत में अभी फिर से वक्त है एक ब्रेक का। सहाय साहब हमारे साथ बने रहेंगे
उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद रायसीना रिपोर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं एसएम सहाय साहब और हम उनसे बात कर रहे हैं कश्मीर की और कश्मीर में उनकी सेवाओं की। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में रहे हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले उनके दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन पे आने की। आप दिल्ली क्यों आए, या वक्त हो गया था, या आपका मन था सर्विस करने का दिल्ली में सेंट्रल डेपुटेशन पे, या आपको न्योता मिला? दिल्ली में क्यों आया ये तो आपको पता है, इसलिए न्योता ये मिला कि जरूर मुझे मतलब एनएससीएस में काम करने के लिए डोवल साहब का न्योता ही जरूरी होता है। मतलब वो ऐसी जगह नहीं है कि आपका कोई रूटीन में आपके वहां पे पोस्टिंग हो जाए। तो यस, मतलब जिस पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट किया गया तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी, सौभाग्य था कि मुझे अजीत डोवल जैसे अधिकारी के साथ काम करने का मौका मिला। तो खैर उनको अधिकारी नहीं कह सकते हैं, वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के एक एक्सपर्ट भी हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो उनका तो दर्जा बहुत ऊंचा हो गया। मगर ये वो भी क्योंकि हमारे सर्विस के हैं तो हम लोग को अपना सीनियर ही मानते हैं। डोवाल साहब ने आपको देखो, डोवाल साहब कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं जब वो आईवी में थे, तो उस जमाने में वहां पे मैं नहीं था, मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे था कुछ साल के लिए। तो मगर उनसे मुलाकात तो होती रहती थी। अब तो खैर काम भी किया उनके साथ में। लीजेंड है, उनकी एक फैन फॉलोइंग भी है। ये एक इसको किस तरीके से कहा जाए कि ऐसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनकी अपनी एक लेजिटिमेट फैन फॉलोइंग है, तो कैसा अनुभव था उनके साथ काम करने का? डोवल साहब के साथ काम करने का अनुभव जो है वो मतलब चंद शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके बारे में दो चीजें जो मुझे समझ में आई। एक तो मुझको ये पता चला कि वो आदमी जो है वो पर्सनली बड़ा फेयरलेस आदमी, बहुत मतलब बहुत साहसी आदमी। आपने देखा हो बंगला मस्जिद में कैसे खुद चले गए, दिल्ली के राइट्स में तो खुद चले गए उस लेवल पे। तो वो मतलब एक मतलब बड़ा जमीन से जुड़े हुए अधिकारी। दूसरा ये बात है कि उनकी क्लैरिटी बहुत है। वो बड़ा मतलब कोई भी समस्या हो उसकी जड़ को बहुत जल्दी पकड़ते थे और उस पर ये कहते थे कि साहब ये बताओ उसमें करना क्या, करते क्या थे, वो उनका अपना निर्णय था। हम लोग से सवाल सब ये होता है कि इसमें ये बताओ उसमें करना क्या। कोई भी क्राइसिस खड़ी हो जाए तो वो मतलब बहुत मतलब स्पष्ट और बड़े साथ सीधे तरीके से उनका वो अप्रोच रहती थी हर समस्या की। ये तो चीजें मैंने देखा उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि आप जितने ऊंचे लेवल पे जाते हैं ना तो फिर आपकी मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम समय आपको मिलता है करने के लिए, और जो लोग उसमें कामयाब होते हैं वही जो है इस तरह की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। वो उस वक्फे के बारे में बताइए जो कि जब धारा 370 को हटाया गया उससे पहले का क्या डिस्कशन रहा, कितना आप समझ पाए, कितना जान पाए सरकार ने ऐसा क्यों फैसला, आपका अपना असेसमेंट भी क्या रहा? ये मेरा असेसमेंट और सरकार का वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो अलग बात थी। मगर अगर आप ये पूछा कि 370 क्या था, मेरे ख्याल से 370 हटाने की बात जो है वो एक वक्त मुझसे बड़े सीनियर लीडर ने पूछा था ये बात शुरू में, सरकार नहीं आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि 370 के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने उसमें उस वक्त ये कहा था कि आप 370 के बारे में फैसला कर लें, क्योंकि हमने हमारा ये मानना था कि भाई ये सिचुएशन तो बदलने वाली है ना। तो कश्मीर में हम ये बात जो है वो उलझन में हमको नहीं रखनी चाहिए कि कश्मीर का फैसला हुआ है या नहीं हुआ है। हमने कहा अपनी तरफ से जो अब इस वक्त सरकार ने जो एक्शन लिया वो उससे ये मतलब साफ हो गया, स्पष्ट हो गया कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अपना फैसला जो है वो कर लिया। हमारी तरफ से कश्मीर का फैसला हो चुका है।
तो 370 के हटने से एक वो जो अलगपन का जो एक भावना पैदा होती थी वो खत्म करना जरूरी था। क्या सुधार आया 370 हटने के बाद? वहां के माहौल में क्या बदलाव आया, आपका असेसमेंट? 370 के हटने से मेरे ख्याल से जो मैंने बात करी ना कि जो अलगपन वहां पे लोगों का था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब उनको भी समझ में आ गया कि जहां तक भारत के सवाल का है, यहाँ की सरकार का मामला है, वो उनका इरादा स्पष्ट है। मतलब वो अब जो है वो उससे हटने वाले हैं। तो अब वो हम बात करें कि सब यहाँ पे इसका फैसला हमारी तरफ से हो चुका है। अब यह है कि बाकी फैसला क्या है कि हम पीओके ले पाते हैं, नहीं ले पाते, या लेंगे या कब लेंगे, वो अलग चीज है। मगर हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर का जो फैसला वो हो चुका है, ये है इसके। और ये जब चीजें जो है वो बड़ी जरूरी होती है जमीन के ऊपर कि लोगों को पता चले। सॉरी, बहुत सारे लोगों की ऐसी राय है, भले ही आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, भारत का कश्मीर के साथ जो मेल मिलाप था वो 370 के अलहदा जो बाकी कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर, वो तो हो चुका था, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। क्या आप इस राय से सहमत हैं? वही तो मैं कह रहा था ना आपसे कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, जो अलगपन की मैंने बात करी, तो वही बात थी ना। वो आप तो वहां पे एक वो कंफ्यूजन रखना चाहते थे। तो आपको लगता है कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर या अलग? बात यह है कि सिचुएशंस बदलती रहती है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान की शक्ल क्या थी? 1947 15 अगस्त में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। एक्सेशन बाद में हुआ। वो किन सिचुएशन में हुआ वो आपको पता है। कितना हिस्सा हम लोग हमारे पास रहा, कितना पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जब हमारे सीज फायर हुआ था। आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि 47 में हम लोग गुलामी से निकल के आ रहे थे। तो हम बहुत बड़ी ताकत नहीं थे जो आज अब है। उस वक्त की जो हम लोगों को जो कदम उठाने पड़े, उस वक्त की सरकार को जो काम करना पड़ा वो उन्होंने किया। मगर ये जो हम समझते हैं कि जब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपने बहुत सारे अपने तमाम कानून वहां पर लागू कर दिए, और जब जीएसटी वहां पर लागू हुआ तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हो ही गया था। अब उसके बाद रह गई सवाल ये कि भाई वो बाकी चीजें जो है वो मतलब बड़ी इमोशनल टाइप की रह गई थी। तो उसमें अगर वो कंफ्यूजन खत्म किया जाए तो बुराई क्या है? तो अच्छी बात थी हमारे नेशन होल्ड के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग के लिए तो ये अच्छी चीज है। हमको तो हमारे देश के जितने हिस्से हैं उनको कम से कम एक पहचान तो बननी चाहिए ना। ये कंफ्यूजन क्यों रहना चाहिए कि हमका हमारा अभी तक फैसला नहीं हुआ, हम आजाद होंगे, पाकिस्तान जाएंगे, हिंदुस्तान जाएंगे। वो 78 साल तक तो आप नहीं रख सकते। ऐसे फैसले तो 2-4 साल में हो जाए। आपने कहा अलगपन खत्म हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर जिसको हमने दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो उमर अब्दुल्ला का चुनावी लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उनकी, इंजीनियर रशीद जिनके खिलाफ जो है वो कानूनी केस चल रहा है, आपराधिक मामला चल रहा था और देशद्रोह से जुड़ा हुआ, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ। इंजीनियर रशीद की जीत, अगर वो जीत जो है, क्या उससे आपको लगता है कि जो मिलाप की आप बात कर रहे हैं, जो अलगपन दूर करने की बात कर रहे हैं, उस जीत के क्या मायने थे? देखिए, हमको लोकल पॉलिटिक्स और उसकी जो मतलब डायनेमिक्स है ना, उसको नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद से हारे, तो हम उसके कितने महीने बाद तो इंजीनियर रशीद के भाई को अपनी लंगेट की सीट बचाना मुश्किल होगी। वो 400 वोट से जीता, तो कहां गया वो सेंटिमेंट? फिर क्या होगा? फिर वही उमर अब्दुल्ला जो बिल्कुल हार गए थे पार्लियामेंट में, वो जाकर फिर वो असेंबली में, और ये नहीं कि वो 2-4 साल की बात, कुछ ही महीनों में। तो फिर वो मतलब आप उसको कैसे, वो एक लोकल पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स होती है। कुछ लोग की एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो कुछ करते हैं उसके बाद फिर वो माहौल बदलता है।
वही लोग उस वक्त तो सब लोग इंजीनियर रशीद की रैली में भी जा रहे थे, नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सब जगह भीड़ इकट्ठा हो रही थी और सबको लग रहा था कि बस इंजीनियर रशीद पूरी असेंबली स्वीप करके चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर क्या जी एक सीट लेके आए। तो मेरा देखिए, जैसे टेररिज्म का माहौल बनता है वैसी तरह से पॉलिटिक्स का भी माहौल बनता है कि जो लोग सबसे ज्यादा चीखते हैं लोग सोचते हैं सब लोग उसी के साथ हैं। ऐसा नहीं होता। लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, ये नहीं कि पब्लिक उन्हीं के साथ है। आम आदमी जो है वो चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, तो खामोशी से घर बैठ के अपना फैसला कर लेता है। सड़क पर जो भी लोग चीखते हैं वो चीखता है, परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हाँ सब लोग हमारे साथ हैं, होता नहीं है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट इलेक्शन में सेंटिमेंट था वो ठीक है, बाकी दो सीटें तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीती नहीं थी ना। ठीक है, वो बारामूला की सीट इंजीनियर रशीद में जीती, वो अपनी जगह बात थी। अब वो था उसमें एक सेंटिमेंट, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, वो उनके लिए उस वक्त वो काम कर गया। मतलब साउथ कश्मीर की सीट और सेंट्रल कश्मीर की सीट तो दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीत रही। जी जी तो अगर वो सेंटिमेंट था तो वो भी हार जा रही चाहिए, तो वो तो नहीं आ रही उन्हें। इंजीनियर रशीद तो वो था, होता है ये पॉलिटिक्स में, आपने भी देखा होगा कि मतलब एक वेव सी बनती है, कभी कभी वो सेंटिमेंट जो है वो उसकी करेंसी बन जाती है, पर वो भी खत्म हो जाती है। अगर उसमें वो इतना सेंटिमेंट था, सब्सटेंशियल था, तो फिर वही क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी जो है फिर वो मेजोरिटी लेके कैसे आ गई। दूसरा दैट मींस इट वाज अ लाइट इमोशनल मोमेंट और उसमें वो फायदा उठा गए, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने फरीदाबाद में 3000 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव जुटाया, असॉल्ट वेपन भी जुटा लिए थे। ये हमने देखा कि लोग वहां पे कश्मीर के हालात की वजह से रेडिकलाइज होते हैं। ये रेडिकलाइज की एक आम सहमति है कि रेडिकलाइज डॉक्टर्स का आईएसआईएस इन्फ्लुएंस डॉक्टर्स का एक ग्रुप था ये। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, और इस घटना से जुड़े हुए जो कश्मीर में रेडिकलाइजेशन के खतरे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो खतरा कम हुआ 370 हटने के बाद, या वो खतरा बदस्तूर कायम है और सरकार को पूरी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है इस मुद्दे पर? मेरे ख्याल से हम लोगों को रेडिकलाइजेशन का जो इशू है वो एक लोकलाइज तरीके से नहीं देखना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे वो जर्मनी में इंसिडेंट हुआ था मैग्डेबर्ग में, वो एक सऊदी करता है और उसकी करने की वजह बिल्कुल उल्टी होती। वो मुसलमान होकर भी वो अपना मजहब छोड़ता है और उसको ये खतरा लगता है कि जर्मनी में वो अपने कमरे में, बंद कमरे में बैठ के उसको ये लगता है कि जर्मनी में मैग्डेबर्ग में जो लोग रहते हैं वो सब मुसलमान बन गए और जर्मनी जो है वो यूरोप को इस्लाम फैला है और वो बेसिकली आता है इस्लाम छोड़ के, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब इट्स बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन अगर आप देखें तो मुसलमान जो है वो छोड़ता है और वो उसको इस यकीन में कि यहाँ के लोग ज्यादातर मुसलमान हैं, वो टेररिस्ट एक्ट करता है। आप देखें साइकोलॉजी और मतलब क्या किस तरह की मतलब बनती है। तो उसी तरीके से आज की तारीख में हम जब किसी दुनिया की किसी कोने में कोई एक्टिविटी देखते हैं, हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज इंफॉर्मेशन एज में दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है वो सबको पता है। और आप बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो चीजें हो रही है उससे एसोसिएट करते हैं। जैसे ये डॉक्टर्स हैं, उनको पैलेस्टाइन से इनको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि भाई गाजा में क्या हो रहा है, तो गाजा में उनको गाजा की सिचुएशन जो है वो उससे वो जुड़ गए, उसका लॉजिक नहीं होता। हम टीवी पे बहुत सारी चीजें, आज के जमाने में तो रील्स जो है आप बनाइए, कुछ उसमें सही भी होती है, बहुत सारी गलत भी होती है, वो सेंटिमेंट उससे बनता है। और ये कि आप मतलब रेडिकलाइजेशन ज्यादातर तो पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। वो लोग जो है वो चीजों को एनालाइज करते हैं और बड़े तरीके से देखने की कोशिश करता है।
भले वो सही हो या गलत हो अलग बात है, मगर उसको देख के फिर वो उनकी वो सेंटिमेंट बनती है, वो फिर बाकियों को बढ़ाती है। इसलिए आज की तारीख में एक एजुकेटेड आदमी का होना, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैकडोवर्थ का, या और वो पुरानी बात नहीं, वो इसी के साथ साथ हुई थी। तो वो मतलब ये चीजें इंटरनेशनली भी इन्फ्लुएंस होती है। एक सेंटिमेंट होता है, मतलब ये कि वही 370 हटा तो ये मतलब बहुत सारे वहां पे लोग जिनने टेररिज्म फैलाया और आज भी वहां पे टेररिस्ट मौजूद है, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुई, कंट्रोल में आ गई है, दब गई है, धीरे धीरे हो भी रहा है। मगर हम यही सोचा कि 100% की सब चीज बदल गई नहीं, तो उसमें ऐसे लोग उभर के आ सकते हैं, बड़े आसानी से आ सकते हैं, आ भी गए, उसकी मिसाल ही हमारे सामने। मगर हम ये सिचुएशन समझे कि भाई एक वो इंसिडेंट हो गया, एक ग्रुप तैयार हो गया, तो मतलब पूरे हालात खराब हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस पुलिस फोर्स ने, जिस पुलिस एसएचओ ने ये किया और उस चीज को पकड़ा, वो भी तो एक वहीं का लोकल ही था। तो हम वो क्यों नहीं देखते हैं? हमको ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, जिसमें कश्मीरी बैठे हुए हैं, वही इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने भी ये बात सामने लाई, तो वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना। लेकिन सर इसमें एक चीज और हमने देखी, आप कश्मीर के हालात से अगर परेशान हैं तो ये, अगर हम इसको एक लॉजिकली अगर सोचने की कोशिश करें कि, तो उनको हथियार और एक्सप्लोसिव जो है वो कश्मीर में जुटाने चाहिए थे, लेकिन वो कश्मीर से बाहर जुटा रहे थे, फरीदाबाद में, और अभी सामने आया इरादा में कुछ करने का था। देखिए, अब जो कोशिश उनकी रहेगी, हमें जो जिस चीज से बचाव रखना चाहिए वो ये है कि ये लोग इसलिए करेंगे कि उनको लगता है कि दहशतगर्दी अगर ये करेंगे इस पैमाने पे तो कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बड़ा एक्शन जब इंडिया की सरकार लेगी तो एक उसके ऊपर इंटरनेशनल सिचुएशन बनती है। इनकी हमेशा कोशिश रही है, जहां पे जो सेपरेटिस्ट रहे हैं कश्मीर के अंदर, कि हम इस इशू को इंटरनेशनलाइज करें। आप जब भी उनसे बात करिएगा वो यूएन रेजोल्यूशन की बात किया करें। वो उनको हमेशा ये लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल फोर्सेस इकट्ठे होकर उनका कोई हल निकालेंगे। तो वो उनका वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। वो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं और वो कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से कश्मीर जो है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए। जो आप देख रहे होंगे कि कश्मीर का इंटरनेशनल लेवल पे जिक्र कितना होता है, पाकिस्तान जरूर शोर शराबा मचाता है, बाकी कौन बोलता है। एक जमाना ये था कि सब हर जगह आप जाइए तो बस पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे बोलने के लोग खड़े हो जाते थे, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी बहुत सारी थी जो बोलती थी। क्या अब तो नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए वो एलिमेंट है। क्योंकि इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ना ये, जब एक सेंटिमेंट, मैंने पहले जैसे आपसे कहा ना कि ये ड्रिवन बाय सेंटिमेंट, तो जब सेंटिमेंट आप पकड़ लेते हैं तो उससे फिर आदमी को पलटना बड़ा मुश्किल होता है। ये इंसान की मतलब मानसिकता में ही नहीं है कि वो एक दफे रास्ता पकड़ ले फिर पलट के कहे कि नहीं मुझसे गलती होगी, बहुत कम हो पाता है। तो ये एक तरीके से एक ट्रैप होता है, आदमी इसमें फंस जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान, हमने पहलगाम अटैक 2025 में, क्या आपने पार्लियामेंट अटैक की बात कही कि ये एक टैक्टिकल अटैक था। बहुत सारे रणनीतिक जानकारों का मानना है कि पहलगाम भी एक टैक्टिकल अटैक था जो कि आसिम मुनीर ने अपने फायदे के लिए करवाया। फायदा उन्हीं को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ। उनका टेन्योर, आपकी बात सही है, फील्ड मार्शल उनके। आप अगर हमारे नेबरहुड को देखिएगा ना, चाहे बांग्लादेश है या श्रीलंका है या नेपाल है, और अगर आप पाकिस्तान के भी हालात देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह का कंट्रोल उनकी आर्मी का है, उसके बावजूद भी 2023 में मई के महीने में कोर कमांडर रावलपिंडी के घर को मतलब वहां के मॉब्स ने लूट लिया था, लाहौर में भी। तो आप देखिए कि उनके आर्मी के इंस्टीट्यूशन, मतलब रावलपिंडी कोर कमांडर का घर, ये हम हिंदुस्तान में कभी सोच ही नहीं सकते कि कोई कंटोनमेंट अगर कहीं पे होगा कश्मीर, तो आप छोड़ दें, मतलब कश्मीर तक में भी कोई कंटोनमेंट में आज तक आपने कभी सुना कि मॉब जो घुस के वो कंटोनमेंट लूट गया? तो ये मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपने कभी सुना कि वहां पे कभी मॉब जो घुस के अपने आर्मी कैंट कंटोनमेंट लूट लिया? तो ये तो मतलब सोचने से मतलब परे की बात अगर हुआ। और क्या दिखता है, ये दिखता है कि सब सड़क पे उतरे हुए लोग जो है वो अब तख्ता पलटने में कामयाब हो जाएंगे। 3 जगह तो कर ही चुका,
और यहाँ आप देखिए कि पाकिस्तान में इमरान खान को जब 17 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद देखिए क्या रिएक्शन हुआ। तो ये रिएक्शन एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, तो वहां पे जनता जो है वो उसको पता चल गया है और सोच रही है, क्योंकि वहां पे भी एक अच्छा मिडिल क्लास पैदा हो गया। वो जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती रहेगी, पाकिस्तान का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी किसी तरीके से अपना जाके काम करे, मगर पाकिस्तान आर्मी जो है वो सबसे बड़ी मतलब इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो सबसे पैसे वाले लोग उनका फौजी फाउंडेशन है। आपको वगैरह पता नहीं कि आपने वो खबर कभी पढ़ी कि नहीं, मगर जब पाकिस्तान PIA बिकना था, वो एयरलाइन बिकनी थी, तो उसमें खबर में आया था कि एक दावेदार उसमें फौजी फर्टिलाइजर था। तो आप उनका अंदाजा लगाइए कि उनकी फौज की अपनी कितने इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मतलब पूरी एयरलाइन खरीद सकता है, तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो उनको और वो मतलब उनको और क्या है, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ तो कोई ऐसी वो बना नहीं सकता कि भाई मुल्क को बहुत बड़ा खतरा है, तो खतरा चीन से तो दोस्ती है उनकी, तो दुश्मन तो एक ही बच जाता है हिंदुस्तान, जिसको दिखा दिखा के वो पाकिस्तान की जनता को डरा सकता है कि भाई देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान आपको खा जाएगा, इसलिए आपको हमारी जरूरत है। यही खेल था। तो पाकिस्तान के ऐसे टेक्टिकल ट्रैप से, अगर मैं इसको ट्रैप बोलूं, और जिसमें चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। देखिए सावधानी क्या है, मतलब हमारे पास एक ही उसका वो है कि पाकिस्तान को हम कैसे इस बात को समझाएं। मुझे मेरा समझाने का मतलब है कि वो हमेशा मतलब मोहब्बत से नहीं समझाई जाती बात, आपको कभी कभी सख्ती से भी बात समझानी पड़ती है कि कैसे समझाएं कि भाई ये रास्ता उनके लिए ठीक नहीं है। और उस मामले में मतलब आज के जमाने में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हम जो भी ताकतें खड़ी कर सकते हैं हमको करनी चाहिए, कि जिससे ये साफ हो जाए कि अब वो, क्योंकि वो जब तक हैं तब तक ये वो खुराफत करते रहेंगे, ये हमेशा परेशानी पैदा करते रहेंगे। क्योंकि 71 की लड़ाई से भी बाज नहीं आए, करगिल की लड़ाई से भी बाज नहीं आए, अब ऑपरेशन सिंदूर में उनका उन्होंने पूरी दुनिया में ये दिखा रखा, अपनी पब्लिक को भी दिखा रखा कि साहब उन्हें बहुत कामयाब हो गए। वो उसका नतीजा ये है कि वो वहां से मुनीर का अब देखिए फील्ड मार्शल भी बना लिया, और अब तो वो उनने सिचुएशन ये पैदा कर दी कि 27th अमेंडमेंट के बाद वो तो फील्ड मार्शल साहब तो उनके प्रेसिडेंट के बराबर हो गए। तो उनको तो कभी मतलब वो 5 साल के लिए वो बैठे ही रहेंगे। CDS बन के उन्होंने पूरी एयरफोर्स और नेवी में भी कंट्रोल ले लिया जी। और उनके खिलाफ ना उनके मतलब जब तक वो जीवित हैं, जिंदा हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। मरने के बाद वैसे भी क्या होंगे, मतलब उन्होंने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। मगर इससे ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान आर्मी अंदर से कमजोर होती चली जा रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान आर्मी जो है वो कू करती थी, सरकार काबू करती थी, मगर जब वो छोड़ देती थी तो वो पीछे से कंट्रोल करते थे। आप देखिए कभी भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल नहीं था उस तरह से। अब तो उन्होंने अपॉइंटमेंट और जजेस कभी में भी हिस्सा लेना शुरू किया, और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि जुडिशरी में भी दम न रहे। तो अब यह है कि उन्होंने एक तरीके से सिस्टमिकली पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया। अब पाकिस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान आर्मी के चंगों से बाहर नहीं जा सकता, तो अब उनको कू करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब तो इलेक्शन भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, मगर जो भी डोर है वो भी क्या करेगी। तो ये तो हमने अपने आप को मजबूत कर लिया, और उस मजबूती को लेकर हमारे लिए ये परेशानी है कि जब उनको लगेगा कि वो कामयाब हो सकते हैं, या उनको लगेगा कि उनको जरूरत है कि हिंदुस्तान को छेड़े और कुछ ऐसे टेंशन क्रिएट करें, तो करें जी। इसी से हमें सावधान रहने की जरूरत है, और इसी नोट पर हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत लंबी चर्चा रही, और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को ये चर्चा पसंद आएगी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आई होप आपके चैनल जो है वो कामयाब और सफल रहे। यही मेरी आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर।